Hello students, in today's video lecture we will be talking about the hematinics, and as we have discussed all the hematinics about, like we have discussed about the iron and we have discussed about the vitamin B12. Last example of hematinics, that is folic acid. So in today's lecture we will restrict our discussion up to the folic acid only, as we have discussed the vitamin B12 and the iron in the previous videos. तो फोलिक एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि फोलिक एसिड किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके उस जो कंफ्यूजिंग जो इसका पार्ट है उस पार्ट को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड में, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में और हमारा जो पढ़ाने का पैटर्न रहा है उसमें हम जो चीज़ें कवर होती जाएंगी उसको सर्कल करते जाएंगे, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, हेमेटोनिक्स हम पढ़ रहे हैं। हेमेटोनिक्स ब्लड फॉर्मिंग एजेंट होते हैं, इसको राइट फॉलिक एसिड हम बात कर रहे हैं इस समय फॉलिक एसिड की। द अनदर नेम ऑफ फॉलिक एसिड इज विटामिन B9। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि विटामिन B9 इज अ हेमेटोनिक्स, तो राइट विटामिन B9 इज द अनदर नेम ऑफ फॉलिक एसिड। द अदर नेम ऑफ फॉलिक एसिड वी कैन से इज फोलेसिन, राइट। मीन्स द फॉलिक एसिड कैन बी नोन एज विटामिन B9 एंड द फोलेसिन। नाउ वी विल डिस्कस कि फॉलिक एसिड को आप जो इनटेक करते हैं डाइट में, क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर, अगर हम बात करें एनिमल्स और ह्यूमंस की, तो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज कर लें। तो फॉलिक एसिड को जब उनकी बॉडी इफ द बॉडी ऑफ देम कैन नॉट सिंथेसाइज द फॉलिक एसिड, सो नाउ इट बिकम मैंडेटरी टू टेक द फॉलिक एसिड फ्रॉम आउटसाइड। तो एनिमल्स और ह्यूमंस जो फॉलिक एसिड का इंटेक करेंगे वो आउटसाइड डाइट से करेंगे, राइट। तो वो कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिनमें उनको फॉलिक एसिड मिलने वाला है, उस चीज को भी हम यहां पर पढ़ेंगे, राइट। तो यहां पे हम और एक बात देखेंगे कि जो विटामिन फॉलिक एसिड है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। मींस जो फॉलिक एसिड का एक स्ट्रक्चर है उसकी 3 मॉइटीज होती हैं। टेरेडीन होता है उसमें, और पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड एंड glutamic acid। means para-amino-benzoic acid and pteridine and glutamic acid, these combines together and form folic acid। अब जो मेन कंफ्यूजिंग चीज है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, या कई बार उनके सामने नाम आता है कई बार फॉलिक एसिड और फोलेट, तो बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि कब हमको फॉलिक एसिड बोलना है, कब हमको फोलेट बोलना है। तो इसका कॉन्सेप्ट इतना है कि आप जब फॉलिक एसिड की हम बात करते हैं तो फॉलिक एसिड एक तरीके से हम बात कर रहे हैं कि आपने अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, राइट। फॉलिक एसिड हमारा हेमेटोनिक्स का एग्जांपल है। फॉलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो जो हम उसका ट्रीटमेंट या सप्लीमेंट फॉर्म लेते हैं वो हम फॉलिक एसिड का फॉर्म में लेते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर जब फॉलिक एसिड को हम बाय नेम अगर उसको बोलते हैं तो सेम चीज को हम फोलेट बोलने लगते हैं। तो दोनों में एज सच टेक्निकल स्ट्रक्चर को लेके कोई डिफरेंस नहीं है, बट इनकी प्रेजेंस को लेके है कि हम फॉलिक एसिड को जब ट्रीटमेंट फॉर्म में लेते हैं तो हम उसको तो फॉलिक एसिड बोल ही रहे हैं, लेकिन जब वो फॉलिक एसिड बॉडी के अंदर एक बार आ जाएगी तो वो जो उसके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे मेटाबॉलिज्म के बाद, उसको फॉलिक एसिड ना बोल के हम उसको फोलेट बोलने लगेंगे, राइट। उसको और डिटेल डिस्कशन आपका लेटर ऑन क्लियर हो जाएगा। तो फॉलिक एसिड वर्सेस फोलेट की अगर बात करते हैं तो आपको पहला डिफरेंस यही रखना है कि बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड कन्वर्ट किस में होता है, फोलेट में, ठीक, जिनमें अपना स्ट्रक्चर को लेके कोई डिफरेंसेस नहीं है। दूसरा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं फॉलिक एसिड और फोलेट के डिफरेंसेस को, वो इस तरीके से कि जो फॉलिक एसिड के वेरियस फॉर्म्स हैं, राइट। फॉलिक एसिड के वेरियस फॉर्म्स हैं। फॉलिक एसिड अपने आप में कई तरीके का है, तो फॉलिक एसिड के जो वेरियस फॉर्म्स है उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, फोलेट कंसीडर करते हैं। तो हमारी एक बात ये हो गई कि जो फॉलिक एसिड के वेरियस फॉर्म्स हैं वो क्या हो गए, हमारे फोलेट हो गए। तो इस तरीके से हम फोलेट और फॉलिक एसिड को हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसके रिकैप करें तो बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड कन्वर्ट होती है फोलेट में, और कई बार फॉलिक एसिड के डिफरेंट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, फोलेट बोलते हैं, राइट। अब हम इसके डाइटरी सोर्स की अगर बात करें तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, इन द एनिमल्स एंड ह्यूमन दे कैन नॉट सिंथेसाइज द फॉलिक एसिड इन देयर बॉडी, सो दे नीड टू कंज्यूम द फॉलिक एसिड फ्रॉम आउटसाइड, एंड आउटसाइड फ्रॉम वेयर द फॉलिक एसिड दे गेट is actually from the plant and fungi
एंड फ्रॉम बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया। अगर हम इसके बात करते हैं डाइटरी रिक्वायरमेंट्स की, तो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स में इसके आता है 400 माइक्रोग्राम पर डे। इसकी जो फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट है वो है 400 माइक्रोग्राम पर डे। और इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फॉलिक एसिड की डोज कई बार 800 माइक्रोग्राम पर डे भी जाती है बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो 400 इसकी मेन एडल्ट के लिए इसकी फॉलिक एसिड की डोज है। अब हम बात करते हैं टोटल स्टोरेज बॉडी में इसका कितना है। फॉलिक एसिड का जो बॉडी के अंदर स्टोरेज है, कितना फॉर्म में ये स्टोर्ड होता है बॉडी में, वो है इसका 5 से 10 मिलीग्राम, 5 to 10 मिलीग्राम। तो आपको ये चीज हमेशा रिमेंबर रखनी है कि फॉलिक एसिड का जो स्टोर है बॉडी में, लीवर में, बेसिकली मेनली लीवर में, वो कितना है 5 से 10 मिलीग्राम। अब हम बात करते हैं इसके यूटिलाइजेशन की, किस तरीके से फॉलिक एसिड बॉडी के अंदर यूटिलाइज होता है। तो जैसा कि हम लोग ने पहले पढ़ लिया कि टेरेडिन, पैरामिनो बेंजोइक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, तीन चीज को हम अलग अलग चीज से मींस डाइट से हम लेते हैं और तीन चीजें कंबाइंड होकर क्या बनाती हैं, फॉलिक एसिड। तो मेनली जब हम इसका फॉलिक एसिड को डाइट में कंज्यूम करते हैं तो मेनली जो इसका अपर मतलब जेजुनम पार्ट है इंटेस्टाइन का, सबसे मेन एब्जॉर्प्शन फॉलिक एसिड का कहां पे होता है, जेजुनम पार्ट में है। लेकिन यहां पे दो चीजें समझने की है। जब हम फॉलिक एसिड को जिस फॉर्म में लेते हैं वो फॉर्म होता है पॉलीग्लूटामेट। तो पॉलीग्लूटामेट में इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है मोनोग्लूटामेट फॉर्म से। मींस from the polyglutamate form it has to convert in the monoglutamate form for their absorption and mainly in the jejunum। लेकिन जब एक बार एब्जॉर्प्शन हो जाता है मोनोग्लूटामेट फॉर्म में, तो जब टिश्यूज में उसकी जाने की बारी आती है फॉलिक एसिड की, तो उसको फिर से कन्वर्ट होना पड़ता है किसमें, पॉलीग्लूटामेट में। क्योंकि पॉलीग्लूटामेट को हम मान के क्या चलते हैं कि ये एक्टिव फॉर्म है इन केस ऑफ टिश्यूज, राइट। तो आपका ये यूटिलाइजेशन की हम बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किस तरीके से इसका मेटाबॉलिज्म प्रोसीड होता है बॉडी के अंदर, राइट। सेम चीज तीन चीजों से मिलकर बना है, तो हम तीन चीजें यहां पे नोट डाउन कर लिया। क्या, टेरेडिन, पाबा और ग्लूटामिक एसिड। टेरेडिन, पाबा एंड द ग्लूटामिक एसिड in the presence of enzyme which is known as folic acid synthase, these all converted into dihydrofolic acid। इन चीजों का क्या हुआ तो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बना, एक्चुअली इनका क्या हुआ, रिडक्शन। क्योंकि फोलिक एसिड सिंथेज ने क्या किया, रिड्यूस्ड किया इसको और बनाया डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। रिड्यूस किस तरीके से किया, जो हाइड्रोजन यहां पे आया वो NADPH से आया और NAD+ रिमूव हुआ और H इसमें ऐड हुआ, इट मींस रिडक्शन हुआ। इन अ सेम पैटर्न डाइहाइड्रोफोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज मेनली इन द लीवर कन्वर्टेड इनटू reduce the dihydrofolic acid into the trihydrofolic acid। तो अब यहां पे कुछ ऑथर्स ये बिलीव करते हैं कि जब आप इसके बाद फोलिक एसिड के किसी भी फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आप उसमें डाइहाइड्रोफोलेट भी बोल सकते हैं या ट्राइहाइड्रोफोलेट भी बोल सकते हैं। अगर आप इस डिफरेंस को मान के चलते हैं कि फोलिक एसिड को बॉडी के अंदर फोलेट कहा जाता है, तो ये टेक्निकली रॉन्ग नहीं होगा। तो आपको डाइहाइड्रोफोलेट या तो ट्राइहाइड्रोफोलेट भी बोल सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, हमारा टेरेडिन, गाबा और ग्लूटामिक एसिड फोलिक एसिड सिंथेज से कन्वर्ट हुआ डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में, और डाइहाइड्रोफोलिक एसिड डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से कन्वर्ट हुआ इन द लीवर ट्राइहाइड्रोफोलिक एसिड। अब यहां पे कुछ चीजें समझने वाली हैं और बुक्स में कई बार बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा कि किस तरीके से कौन सी रिएक्शन को पढ़ना है और इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से समझना है। तो देखिए, ट्राइहाइड्रोफोलिक एसिड किससे बना, आफ्टर रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जो कि मेनली कहां पर है, लीवर में है। अब यहां पर क्या है, ट्राइहाइड्रोफोलिक एसिड इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। दिस टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। तो ये मिथाइल ग्रुप जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, लाइक व्हेन द सेरीन इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइसिन विद द हेल्प ऑफ सेरीन हाइड्रोक्सीमिथाइल ट्रांसफरेज। तो दिस serine hydroxymethyl transferase that is responsible for the conversion of serine into glycine
releases the methyl group, and that released methyl group from this reaction attaches to this THFA and form MTHFA, methyl tetrahydrofolic acid. ये रिएक्शन इससे यहां पे है, राइट? तो यहां पे अब अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड अगेन कन्वर्टेड इनटू डीमेथाइलेटेड फॉर्म. तो डीमेथाइलेटेड फॉर्म क्यों? क्योंकि इसको डीमेथाइलेटेड फॉर्म मींस टीएचएफए में कन्वर्ट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो फॉर्म होता है वो फंक्शनली इनएक्टिव होता है. तो इसको कन्वर्जन कैसे होगा? इसका मिथाइल ग्रुप रिमूव किया जाए, और मिथाइल ग्रुप रिमूव करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है आपको मिथाइल ग्रुप कहीं पे ऐड करना पड़ेगा. तो जो मेन रिएक्शन इन्वॉल्व है, डीऑक्सीयूरिडाइलेट व्हेन कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेज. थायमिडाइलेट सिंथेज इज एन एंजाइम दैट कन्वर्ट डीऑक्सीयूरिडाइलेट इनटू थायमिडाइलेट. तो यहां पे जब ये थायमिडाइलेट में कन्वर्ट होगा तो इसका जो मिथाइल ग्रुप है वो किससे ऐड होगा? थायमिडाइलेट से. मींस इसका जो मिथाइल ग्रुप था वो किससे ऐड हो गया? थायमिडाइलेट से. तो ये थायमिडाइलेट बेसिकली क्या होता है? एसेंशियल होता है किसके? मेनली डीएनए के फॉर्मेशन में. तो ये रिएक्शन इसीलिए हम बोलते हैं कि कई बार फॉलिक एसिड किस में हेल्प करता है? डीएनए के फॉर्मेशन में. तो ये मैकेनिज्म डीएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करती है. मींस यहां पे हमने देखा कि सेरीन कन्वर्ट हुआ ग्लाइसिन में, राइट? और उसको एंजाइम सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज ने हेल्प किया. इस पे जो मिथाइल ग्रुप निकला वो टीएचएफए में ऐड हुआ, एमटीएचएफए बना. और एमटीएचएफए जब रिवर्स टीएचएफए बनाएगा, जो ये बनाने का मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि एमटीएचएफए फंक्शनली इनएक्टिव होता है. तो जब ये बनाएगा तो ये कैसे बनाएगा? डीऑक्सीयूरिडाइलेट को कन्वर्ट करेगा थायमिडाइलेट में. तो यहां इससे क्या होगा? मिथाइल ग्रुप रिमूव होकर इसमें ऐड हो जाएगा. और थायमिडाइलेट का फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? कि ये एसेंशियल होता है डीएनए की सिंथेसिस के लिए. तो एक स्टेप तो ये है. सेम स्टेप को हम, चूंकि यहां पे रिएक्शन एक साथ बोर्ड में बेहतर समझाने के लिए इसको फिर से सेपरेट किया गया है कि एमटीएचएफए को जैसे हम टीएचएफए में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो यहां पे और एमटीएचएफए को टीएचएफए में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक और चीज होता है यहां पे. एक तो ये हुआ कि डीऑक्सीयूरिडाइलेट को थायमिडाइलेट में चेंज किया, और एक रिएक्शन पैरेलली चलती है कि विटामिन बी12 को मिथाइल विटामिन बी12 में चेंज कर दिया गया. तो इसका जो मिथाइल ग्रुप था वो किस में आ गया? विटामिन बी12 में. इसके साथ एक एडिशनल पैरेलल रिएक्शन होती है कि जब मिथाइल फॉर्म में विटामिन बी12 आएगा तो ये कन्वर्ट करेगा होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में. क्यों? क्योंकि इसका जो ये मिथाइल ग्रुप है, राइट, इसका जो मिथाइल ग्रुप है वो किस में चला जाएगा? मेथियोनिन में. क्योंकि होमोसिस्टीन से कन्वर्ट क्या हो जाएगा? मेथियोनिन. तो इसका मिथाइल ग्रुप जब इसमें मॉड्यूलेट करेगा होमोसिस्टीन को तो कन्वर्ट कर देगा किसमें? मेथियोनिन में. और मेथियोनिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस किसमें होता है? 1 कार्बन ट्रांसफर रिएक्शन में, जो कि फार्माकोलॉजिकली कई प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है ये मैकेनिज्म. तो इस तरीके से हम इसके किसको पढ़ते हैं? मेटाबॉलिज्म को, राइट? फॉलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म. तो अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस में देखिए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में यूज होता है. तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हेमाटोनिक्स यूज होते हैं, मेनली विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड. तो फॉलिक एसिड का इंपॉर्टेंट यहाँ पे. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में होता है. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में इसलिए होता है क्योंकि ये फॉलिक एसिड की वजह से क्या सिंथेसिस होती है? मेनली हेल्दियर. ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा? ये एसेंशियल होते हैं डीएनए के सिंथेसिस के लिए और किसी पर्टिकुलर सेल की हेल्दीनेस के लिए. तो अगर किसी न्यूरोनल सेल का हेल्दीनेस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस कम है. ये आपका क्लियर हो गया. और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस कम क्यों है? राइट, क्योंकि फॉलिक एसिड किसकी है? न्यूरोनल सेल को हेल्दी बना के रखेगी. नंबर 2, 5-फ्लोरोयूरेसिल को, नंबर 3, 5-फ्लोरोयूरेसिल की एक्टिविटी को ये एनहांस करते हैं. कैसे? क्योंकि 5-फ्लोरोयूरेसिल अपनी एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं वो करते हैं थायमिडाइलेट सिंथेज के थ्रू. और थायमिडाइलेट सिंथेज की सिंथेसिस यहां पे कैसे हो रही है? जब हम टीएचएफए को, मिथाइल टीएचएफए को कन्वर्ट कर रहे हैं टीएचएफए में. तो when the methyl THFA converted into THFA, there will be parallelly the formation of thymidylate, and thymidylate is responsible, or you can say the works as a substrate for the action of 5-fluorouracil. So we can say by using the folic acid along with 5-fluorouracil, we can enhance the anti-cancer activity of 5-FU, right? लास्ट में हम बात करेंगे मीथोट्रिक्सेट टॉक्सिसिटी की. मीथोट्रिक्सेट टॉक्सिसिटी जब बॉडी में होती है तो क्या होता है?
डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो होता है एंजाइम वो इनहिबिट होता है। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज कहां था, यहां पर था। ये एंजाइम इनहिबिट होगा मींस फॉलिक एसिड के जो एक्टिव फॉर्म है उसकी सिंथेसिस कम होगी। तो आप जितना ज्यादा फॉलिक एसिड बाहर से इंटेक करेंगे तो मे बी चांसेस कि इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो, एनहांस हो। तो इसलिए हम इसकी मीथोट्रिक्सेट टॉक्सिसिटी में भी इसको यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट जो कि ये पहले बताना था लेकिन ये रह गया, तो मैं यहां पे क्लियर कर दूं ताकि अगर आप एक बार सुन लेंगे तो हो सकता है आपको ये मेमोराइज हो जाए, आपको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे कि हमने आयरन की हिस्ट्री पढ़ी थी थोड़ी सी, किस तरीके से आयरन का इन्वॉल्वमेंट हमने पढ़ा, उसी सेम तरीके से यहाँ पे फॉलिक एसिड की हिस्ट्री में क्या है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेल्स। इन्होंने लीवर का एक्सट्रैक्शन किया और लीवर के एक्सट्रैक्शन के बाद बताया कि विटामिन B12 के अलावा कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को क्योर कर रहा है। मींस विल्स ने लीवर का एक्सट्रैक्ट लिया और बताया कि इसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि विटामिन B12 के अदर देन विटामिन B12 है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को क्योर कर रहा है। उसके बाद जब साइंटिस्ट थे मिचेल ने क्या किया कि इन्होंने एंटी एनेमिक जो एक्टिविटी थी वो देखी किसमें, स्पिनाच में, मींस पालक में, और वो जो एक्टिविटी का कंपाउंड था उसको उन्होंने बोला कि ये फॉलिक एसिड है। तो फॉलिक एसिड का जब इन्होंने स्ट्रक्चर की बात की तो इसका स्ट्रक्चर जस्ट सिमिलर था किसके, जो इनको फैक्टर यहां पर मिला उसका स्ट्रक्चर जस्ट सिमिलर था, लेटर सोन विल्स फैक्टर सिमिलर टू फॉलिक एसिड। मतलब विल्स का जो फैक्टर था जो कि वो बोल रहे थे कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर था, जो कि स्पिनाच के अंदर जो फैक्टर पाया गया जिसको हम बोलते हैं फॉलिक एसिड। तब ये कंफर्म किया गया कि फॉलिक एसिड के अंदर क्या होता है, एंटी एनेमिक एक्टिविटी होती है, जिसलिए हम इसको यूज करते हैं एज अ हेमाटेनिक्स। सो फॉलिक एसिड अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको ना समझ में आने वाली चीज है कई बार, वो फॉलिक एसिड और फोलेट कब कब हम बोल रहे हैं, राइट। यहां पे जो कंबाइन करके रिएक्शन दिखा दिया है आप इसको बता सकते हैं मेनली, और इसके यूजेस हैं और इसके जो है आपके ये हिस्ट्री का पार्ट है जिसको आपको बेसिकली ऐड करना है कॉपी में लिखते वक्त। फॉलिक एसिड का जब ये बता देंगे डाइटरी सोर्स, डेली रिक्वायरमेंट, यूटिलाइजेशन, उसके बाद यूटिलाइजेशन के जस्ट पहले। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉलिक एसिड and their importance. Thank you very much.